अगर आप उनकी तकरीरें, उनके जो तहरीरें, उनके जो गुफ्तगू है वो सुनेंगे तो ये कभी भी डेमोक्रेसी के लिए नहीं होते, ये अथॉरिटेरियन रूल के हामिल हैं। ये एक बुनियादी कज़िया है जिसने पाकिस्तान के अंदर सियासत को कमज़ोर किया। अब जब जिनको हम वोट देते हैं, अब हमारा अलमिया ये है कि हम लोगों को चुनते तो हैं कि इसने गलियां बनवाई थी, नालियां बनवाई थी, भले 2 नंबर ही था, भले करप्ट था, पता होता है हमें, लेकिन कहते बनवाई थी, उसने काम किया था, उसने मेरे बेटे को नौकरी दी थी, उसने ये काम, गली में गैस लगवा दी थी, यही हमारे काम होते हैं। हम लोगों को गलत रवैयों के हामिल लोगों को जानते बूझते बिरादरियों, कबीलों, पैसों, इसकी बुनियाद पे आगे भेज देते हैं। जब वो ऊपर असेंबली में पहुंच जाते हैं तो वो ताकतवर हो जाते हैं। पहले वो थोड़ी खराबी कर रहे होते थे, अब ज्यादा खराबी करते हैं। पहले वो थोड़ी करप्शन करते थे, ज्यादा करनी शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद हुकूमत आ जाए, वजीर बन जाए तो और ज्यादा शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो दीगर सियासत से हटके जो दीगर ओहदेदार हैं, सियासतदान उनका एहतसाब करते हैं, वो उनका करते हैं, ये मिली भगत हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी भी खा रही होती है, बाकी इदारे भी खा रहे होते हैं, ये भी। तो ये लोग जानते हैं। अगर हम ये समझें कि सियासतदान को अब वो सियासत असेंबली में पहुंच गया है, अब उसके दिमाग में कोई चिप लगी है, वो निकालनी है और नई चिप डाल देनी है, वो अच्छा बच्चा बन जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे होता नहीं है। ग्रूमिंग की भी एक एज होती है ना, प्रोसेस ग्रूमिंग होता के है। अलावा जी ये सबसे पहले तो आप बंदे को कलेक्ट करते हुए, चुन के भेजते हुए सोचेंगे, और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का नवाला, देखो शेर की आंख से। अपने नुमाइंदे चुनो, उनके साथ मोहब्बत करो, लेकिन उनके अमाल के ऊपर नजर रखो। अच्छा कायरा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और भी कुछ बातें करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। खुशामदीद कमर जमान कायरा से। ईद पर हम बड़ी बातें कर रहे हैं और बातें मैंने सोचा था सियासी नहीं करेंगे आज, थोड़ी गैर सियासी बातें करेंगे। ईद का माहौल है, लेकिन सियासतदान सामने बैठे हों तो फिर सियासी बातें हो ही जाती हैं। जी कमर जमान कायरा साहब की तो दोबारा आना चाहूँगी। अच्छा, ये जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो हॉर्स ट्रेडिंग बाकायदा एक बाजार लग जाता है कि कौन कौन फॉर सेल है। अब तो होटल्स में हमने देखा, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, तो लाहौर में एक होटल है हमारे, मेरे घर और ऑफिस के दरमियान में आता है वो, तो वहाँ पे ज़मीरों के सौदे किए जा रहे थे, वहाँ पे बाकायदा मंडियाँ लगती थी, खरीदो फरोख्त, तुम्हारा क्या रेट है, इसका क्या रेट है। जब ऐसी चीजें आप लोग भी देखते हैं, मीडिया भी रिपोर्ट करता है, तो कैसा महसूस होता है इतनी स्ट्रगल की इस फील्ड के लिए कि क्या हो रहा है? और उस टाइम पे ज़मीर जाग जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, इनको सही टाइम पे आग जाके लग जाती है और वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये ज़मीर भी अचानक से जाग जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? ज़मीर जागते जाते नहीं है, ज़मीर वो तो कहते हैं हमारा ज़मीर जाग गया, ज़मीर अपनी जगह ही रहते हैं। सवाल ये है, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, लेकिन ये बताइए कि उन दिनों मीडिया में बड़ी रिपोर्टें आती हैं, आप भी उसको लाइव कवर करते हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, चौथे दिन आप भूले होते हैं और 5वें दिन आप ही उसके साथ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपने आपसे मुराद आप नहीं है तो दूसरा होगा, मैं बैठा हूँ कोई और कर रहा होगा, वो बड़ा टाकटिव होगा, वो बड़ा गुफ्तगू कर रहा होगा, आपके प्रोग्राम के अंदर वो जरा जान पैदा कर देगा, आपकी रेटिंग। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा जरा आपकी इजाजत से डिसएग्री कर लूं कि बहुत से लोग ऐसे तनकीद करते हैं और आप तनकीद करते चले जाते हैं, सवाल पूछते चले जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, भैया आपने हम पे तनकीद की थी, आप तनकीद करते रहते हैं, हम आपके शो में नहीं आएंगे। देखिए ना, यही मसला है ना। अब आपने शो में बुलाने, लेकिन मैं तो करती रहती हूँ तनकीद। जी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। शो में बुलाने के लिए, अपने शो की कामयाबी के लिए, अपने चैनल की बेहतर रेटिंग के लिए मार्केट है ना। हम तो सवाल ही पूछेंगे ना कायरा साहब कि जी आप जवाब दें। ऐसा नहीं, खाली सवाल है, इतने सादा काम नहीं है ये। आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, मीडिया आप कहते हैं रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए? मीडिया पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व करने का सोल बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, इसको बर्बाद करने में भी, उसको अच्छा करने में भी। मीडिया का काम सुकरात का काम है। सुकरात कहता था कि मेरा काम डंग मारना है, मेरा काम सवाल खड़ा करना है। अब कह रहे साहब, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको अपने प्रोग्राम में ना बुलाएं या उससे बॉयकॉट करें, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ जी, मैं वैसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपको जरा वापस ले जी प्लीज। हमारी ये बहस कहाँ से चली? ठीक, आपने कहा ज़मीरों के सौदे, ज़मीरों के सौदे। मैंने कहा कि ज़मीरों के सौदे होते हैं, आप बड़े अवेयर लोग हैं, आप जानते हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लोगों को शक्लें दिखा रहे होते हैं। चौथे दिन आप उसको भूल के अपने करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, गवर्नमेंटें बन जाती हैं, आप गवर्नमेंटों में चल पड़ते हैं। इसी तरह लोगों का काम है। लोग एक करप्ट आदमी को, ठीक है जी, पता है बुरा, गालियां वालियां दी, उसके बाद फिर काम शुरू हो गया, फिर उसके साथ शुरू हो गए, गवर्नमेंट आ गई। जब तक हम अपनी मेमोरीज के अंदर बुरे बंदे को बुरा कह के उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, अपने ओपिनियन नहीं देंगे, तो फरिश्ते आके वोट डालेंगे उनके लिए। यही लोग वोट देते हैं ना। हमारा ये ख्याल है कि जी बस सियासतदान खुद ही वली अल्लाह हो जाए, खुद ही अच्छा बच्चा बन जाए। हम वोट डालते हुए नहीं देखते, उसका एहतसाब करते हुए नहीं देखते, उससे काम लेते हुए नहीं देखते, और ये सोचते हैं कि अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, जो कहा जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, आप इस बात से एग्री करते हैं? हुक्मरानी कई तरह की होती है। जो पहले हमारा हुक्मरान होता था ना, वो अथॉरिटी के तहत आता था।
वो आया, उसने इलाका फतह किया और अपनी फतहात की बुनियाद पे, अपनी बंदूक और अपनी तलवार की बुनियाद पे उसने फतह कर लिया ये इलाका। हम उसके शहरी बन गए, हम उसकी रियाया हो गए, वो हमारा हाकम हो गया। अब उसको हाकम के तौर पे फैसले करने का इख्तियार मिल गया। वो अच्छा है, बुरा है, जुल्म करता है, जो करता है, उसको इस बात से गर्ज नहीं है। वो ताकत कहीं और से ड्राइव कर रहा है और वो अपने कबीले के लोगों के साथ चलेगा, वो मौज मस्तियाँ करे, वो खराबियाँ करे। उसकी जगह जो जमहूरी निज़ाम आया, इस जमहूरी निज़ाम में अब इदारे खड़े होने हैं। यहाँ अफराद ने नहीं काम करना, यहाँ हमने अपने रवैये बदलने हैं। यहाँ पे अगर बुरा हुक्मरान है, ख़राब हुक्मरान है, उसके खिलाफ हमने वोट देना है। ये इलेक्टेबल्स का स्टाइल है, इलेक्शन का स्टाइल है। हम चुनाव में ये देखते ही नहीं। अगर लेकिन यूरोप में ये मुमकिन नहीं है। एक दफ़ा आप चीट कर सकते हैं किसी इलाके के लोगों को, दूसरी दफ़ा चीट नहीं, दूसरी बार आपको मौका नहीं दिया जाए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और अगर हुक्मरान किसी जगह पकड़ा गया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है और वो सॉलिड रीज़न आ गई, अगर इल्ज़ाम झूठा है तो मीडिया नहीं बचेगा, और अगर इल्ज़ाम सच्चा है तो अदालत में जाके बाद में प्रूव होगा, लोग उसको सीट से बाहर निकाल देंगे। हमारा मज़हब, हमारी डेमोक्रेसी वो इंसानों को बराबर समझती है। हमारे नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज के बाद काले को गोरे और अरबी को अजमी पे कोई फौकियत नहीं। क्या ये समाज है? आज हम खुद अपने गरोबानों में झांकें। आज हम चौधरी हैं, सैयद हैं, कमी हैं, बरादरियाँ हैं, मलक हैं, इसमें तकसीम है। हम इंसानों को खून की बुनियाद पे ऊंच नीच का शिकार माशरा है। ये जमहूरियत लाएगा? इनसे आप जमहूरियत की तवक्को, जब तक आप अपने इन टैबूज को नहीं तोड़ते, इन वैल्यूज को नहीं तोड़ते, इट इज इम्पॉसिबल कि आप तो कैसे तोड़ा जाएगा? मतलब आपकी बातों से मुझे लगता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी नाउमीदी होती है। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया देखें, 5th जनरेशन वॉर मतलब एक यूज़ किया जाता है टर्म कि ये जो सोशल मीडिया पर एक बहस है, अब आपको हथियारों की ज़रूरत नहीं है। टीवी से भी ज़्यादा किरदार आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के होता है कि वहाँ पे कैमरा नहीं होता चेक एंड बैलेंस के लिए, आप कुछ भी बात कर सकते हैं, इज़हार आज़ादी राय जो है। लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है कायरा साहब, क्या मॉरल वैल्यूज़ का, एथिक्स का जनाजा नहीं निकाला जा रहा? अच्छा, यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी के वाले से अक्सर मैं ये सवाल पूछती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी लगारी साहब से बात हो रही थी, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े हैं, नज़ीर लगारी साहब से, कि पीपल्स पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, सिंध में रहे हैं। ये जो पीपल्स पार्टी का जो मीडिया सेल है, क्या वो वीक है, या हम कह लें कि पीपल्स पार्टी चूंकि बड़ी मेच्योर पार्टी है तो वो इस जंग में आती ही नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर आपको नून लीग के सपोर्टर या पीटीआई के सपोर्टर नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ना किसी पे कीचड़ उछालेंगे, ना गाली गलोच के कल्चर को प्रमोट करेंगे, ना सोशल मीडिया पे ये जंग लड़ेंगे। ये हमारी कमजोरी है। ये कमजोरी है एग्जैक्टली, या मेच्योरिटी है, या यहाँ पीछे रह गए? ये जो इस वक्त तूफान बदतमीजी है, इसमें तो हम कमजोर हैं। इसमें तो वाकई हम कमजोर हैं। और सोशल मीडिया पे आपको लगता है कि तूफान बदतमीजी के बगैर भी आगे जाया जा सकता है? बहुत बड़ा तूफान है। देखिए, ये टूल्स होते हैं ना, साइंस जो है, साइंस बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का इनाम है। ये वो इल्म, कम्युनिकेशन, एक वक्त था डॉक्टर साहब जब लोग किताब पढ़ा करते थे। उससे पहले स्टोरी टेलर्स होते थे, वो कोई कहानी उस्ताद बैठ के पढ़ाता था। ये बुद्धों के दौर में देखे, बाकी दौर में देखे तो एक उस्ताद मुंह से जो लफ्ज़ निकाल देता था वही होते थे, लिखते तो थे ही नहीं, तो उसको बड़े गौर से सुनते थे लोग, तवज्जो से सुनते थे। और उसमें से सबक क्या लिया वो भी बताते थे। और फिर वो बैठ के उस पर मुराकबा करते थे कि उस्ताद ने क्या पढ़ाया है, वो रिकॉल करते थे। फिर किताबें आ गई, किताबों से आगे चलते चलते फिर नया निज़ाम आ गए, फिर ये लिखने पढ़ने से अखबार आ गए, फिर रेडियो आ गया, फिर टेलीविजन। ये सारे मीडियम हैं जिससे इंसानी इल्म आगे बढ़ा है। अब वो अमल जो पहले दहाइयों में होता था या सदियों में होता था, वो सेकंडों में होता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, बाकी सारे पे। लेकिन दुनिया भर में जो इल्म आज पैदा हो रहा है, जो साइंस आज पैदा हो रही है, वो कोई अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, दुनिया के किसी मुल्क में हो रहा है, वो एट वन टाइम वो सारे लोग उसको नेट पे लोड कर रहे हैं और आपके लिए वो किताबों की सूरत में अवेलेबल है। अब आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिसर्च में जाना, टिक टिक करें, आपको अपने रेलेवेंट सवाल के 10 जवाब आ जाते हैं। अच्छा, उसमें ऑथेंटिसिटी का बड़ा इशू होता है, मुझे लगता है कि उसको वेरीफाई हो सकता है। ये जो है ना आजकल के मीडियम्स, यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि यूट्यूब के या बाकी फेसबुक के, इसकी इन्फॉर्मेशन तो प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी तरफ आप चले जाएं तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर आई है कि इसको इस्तेमाल करके हम सदियों को समो सकते हैं, और ये बर्बादी की दास्तान भी हो सकती है कि हम अपने मॉरल्स को इतने बर्बाद कर देते हैं, हम इसका यूज़ इतना ख़राब कर देते हैं, आज हम उसका अजाब का शिकार हैं। यूरोप ने इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है,
हमारे हाथ वो बंदर के हाथ माचिस आ गई, वो आग लगाने लग पड़ा। वक्त की आपने बात की, तो वक्त की कदर आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग कर पाते हैं? मुझे वो बड़ी प्यारी लाइंस याद आ गई, शायद गुलजार साहब ने लिखी हैं ये, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। तो क्या हम वक्त की कदर कर पा रहे हैं? क्योंकि वक्त तो दौड़े चला जा रहा है और दास्तानें बन जाएगा। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसे बिल्कुल नहीं चलते करता। जाना है। और जो कौमें वक्त का सही वक्त इस्तेमाल कर लेती हैं और अपने फिक्र को दुरुस्त कर लेती हैं और दुनिया से सीख लेती है, एक है मैंने खुद अपने तौर पे सीखा है, यूरोप ने, दुनिया ने सीखा है, उन्होंने दुनिया से भी सीखा है लेकिन खुद से ज़्यादा सीखा है। हमारा अलमिया यह है कि हम दूसरों से सीखे भी सही नहीं, और हम वाहमों का शिकार है, इबहाम का शिकार है। हम बड़े ज़हीन हैं, हम बड़े दिलेर हैं, हम बड़े कमाल का कौम है, हमें दुनिया में बड़े आला मौसम। ये दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है जहाँ एक ही जैसे मौसम है? दुनिया में कोई एक भी ऐसा मुल्क है जहाँ पे तो अल्लाह के नाम नहीं है? कोई ऐसा मुल्क है दुनिया में? कोई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग खुददार नहीं है? वैसे पाकिस्तान में कौन सी दिलेरी है? कोई जंगें जीत गए हैं, कोई हमने इल्म पैदा किया कि हम बड़े ज़हीन हैं, बड़े, लेकिन हमने क्या किया है? हमारी आज तक की जितनी ग्रोथ है, जितनी, उसमें हमारे लोगों का अपना भी है, लेकिन हम अगयार का इल्म है, ये यूरोप का या बाकी ममालिक का इल्म है जिसकी बुनियाद पे हम, आप डॉक्टर हैं तो आपने जो इल्म पढ़ा वो हमारे यहाँ पैदा हुआ है। इसी तरह जो साइंस की किताब, ये आपने जो आपके कैमराज हैं, आपके जो लाइट्स हैं, आपके जो सारा कुछ आप गाड़ी में बैठ के हैं, ये हमारा बना हुआ है। हम ना कोई साइंस पैदा कर सके, ना कोई इल्म पैदा कर सके, ना कोई, तो हम खुद ब खुद बड़े सही हैं। हाँ, तारीफ तो वो जो कोई दूसरा करे, ठीक, दूसरा करे और दूसरा आप अपने काम से बताएं। मैंने ये बात इसलिए की कि हम में सलाहियतें मौजूद हैं और सलाहियतें बाकी कौमों में भी हैं। हाँ। हम अपनी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे तो हम दुनिया की एक मुतवल और अच्छी कौम बन जाएंगे। और अगर हम नहीं करेंगे, हमने अल्लाह के दिए हुए असूलों पर चलना है, और इसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। ये एक असूल सारी अक़वाम के लिए है। अगर चाइना ने किए हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते, चाइना उस असूल पे चला, आज दुनिया को उसने सालों में, दहाइयों में वो फलांगता हुआ आगे निकल गया है। हिंदुस्तान जो है वो फलांगते हुए आगे निकल रहा है। यूरोप में जापान वाले अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन वो कहाँ चले गए? सो ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के मानने वाले नौज़बिल्ला, अल्लाह उसमें ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह के मानने वालों की ईमान की वजह से खराबी है। ये हमारे अपने किरदार गलत है। असूल किरदार हमें मिले हैं, इल्म हमें मिला है, हमें ज्यादा आगे होना चाहिए, आगे नहीं चढ़ सके। हाँ। तो हमारी बदबख्ती है ना, हमें बल्कि ज्यादा आगे होना चाहिए। तो जो अल्लाह के कानून है वो सबके लिए है, जो उस पर अमल कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। अच्छा, मुझे भी कह रहे हैं हमने आगे निकलना है, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब की कोई दो बातें ऐसी बता दें जो आपको लगता है कि ठीक होने की ज़रूरत है, या अगर आप कंपैरिजन करें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पीपल्स पार्टी का जो दौर था या अब जो पीपल्स पार्टी, आपको कोई कमी बेशी नज़र आती हो? ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी ना जी, वो भुट्टो साहब ने खुद अपनी बड़ी स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी बड़ी कमाल की खातून, बहुत ग्रेसफुल खातून। अभी जवान साल थी, बाहर से पढ़ के आई, साल 2 साल रही बाप के साथ, और मुल्क में तख्ता उल्टा गया, मार्शल लॉ लग गया, फिर जेलें थी, फिर उनके लिए मुसीबतें थी, फिर उनकी जान को खतरे थे, फिर उनके खिलाफ ऐसे क्या क्या नहीं था, उनकी जमात के ख़त्म करने का, उनके ख़ानदान को ख़त्म करने का क्या क्या, और बहुत यंग एज में सब चीज़ों का सामना, वेरी यंग। उस वक्त वो अभी पढ़ के आई थी, और उनकी वालदा के साथ भी इस लोग को, तो उस स्ट्रगल में गुजरते हुए कई सालों की स्ट्रगल, कहाँ 77, कहाँ 88, यानी 11 साल की वो ऐसी स्ट्रगल, जिसके बाद आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनती है 18 महीने के लिए, फिर उनके खिलाफ, तो वो जो जब 88 में वो स्ट्रगल की मुसम्मम, हाँ 77 और 88 में, तो वो एक मुसम्मम स्ट्रगल थी। उन्होंने वो बहुत लायक थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने बहुत वक्त से भी बहुत सीखा था। बिलावल साहब को और तरह के चैलेंजेस आए, तो उनमें बड़ी सलाहियतें हैं, इज़ ए वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट यंग मैन। उन्हें बड़ी तेज़ी से अपने जमाती स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो उनका वो कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें ठीक हो तो बेहतरी, ज़्यादा बेहतरी, वो और बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। और बाकी काफ़ी हद तक वो ज़बान के ऊपर काबू पा चुके हैं, उर्दू ज़बान अब वो बेहतर बोलना शुरू हो गए हैं। टॉलरेंस उन्हें है, और ज़्यादा होनी चाहिए। सियासत लीडर में टॉलरेंस है, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, आपको लगता है? ठीक है, बहुत है, बहुत, मतलब वो बातें सुनते रहते,
तो किसी वक्त क्योंकि नौजवान- टॉलरेंस जरदारी साहब में बहुत ज्यादा है। वो बहुत हाँ, वो बिल्कुल तो जवाब नहीं कुछ देते। कुछ कुछ टॉलरेंस वो होती है जो आपको